तो आज हमारे पास जो स्रोत आए हैं वो वाकई में बहुत ही दिलचस्प मिक्स है। हाँ। एक तरफ तो हमारे पास खगोल भौतिकी का एक रिसर्च पेपर है जो आवारा ग्रहों यानी रोग प्लैनेट्स के बारे में है। वो ग्रह जो अपने तारों से बिछड़कर अंतरिक्ष में अकेले भटक रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास एक गुमनाम लेखक की एक अधूरी साइंस फिक्शन कहानी का ड्राफ्ट है जिसका नाम है फैंटम प्लैनेट। और हमारा काम है इन दोनों को साथ रखकर देखना। मतलब विज्ञान क्या कहता है और कल्पना उस विज्ञान को लेकर कहां तक जाती है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत बहुत ही शानदार ढंग से होती है। उसमें लिखा है, कल्पना कीजिए सितारों के बीच गहरे अंधेरे में एक दुनिया तैर रही है। वाह। न कोई सूरज, न कोई कक्षा और न ही जीवन का कोई संकेत। फिर भी उसकी सतह से एक हल्की रहस्यमयी चमक निकलती है, जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। ये सुनने में ही एक रहस्यमयी माहौल बन जाता है। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। जरूर। पहले विज्ञान की ठोस जमीन पर कदम रखते हैं। ये रिसर्च पेपर इन आवारा ग्रहों के बारे में क्या कहता है? असल में ये क्या होते हैं? असल में ये किसी सौर मंडल के, आप कह सकते हैं, अनाथ बच्चों की तरह हैं। अच्छा। ये ऐसे ग्रह हैं जो बनते तो किसी तारे के साथ हैं, लेकिन किसी वजह से, शायद किसी दूसरे बड़े ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उन्हें अपने सौर मंडल से बाहर धकेल दिया जाता है। ओह। अब बिना किसी तारे की रोशनी या गर्मी के ये अरबों सालों तक गहरे ठंडे अंतरिक्ष में अकेले भटकते रहते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से जमे हुए और निर्जीव होने चाहिए। मतलब तापमान कितना ठंडा होगा वहाँ? बेहद ठंडा। रिसर्च पेपर के मुताबिक सतह का तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो सकता है। बाप रे। वहाँ कोई वायुमंडल नहीं बचता, कोई तरल पानी नहीं होता। ये असल में अंतरिक्ष के विशाल कब्रिस्तान में तैरती हुई बर्फीली चट्टानें हैं। और जीवन की कोई संभावना नहीं? जैसा हम जानते हैं वैसी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो विज्ञान के हिसाब से ये ठंडी, अंधेरी और मृत दुनिया है। अब आते हैं हमारी कहानी पर। कहानी का फैंटम प्लैनेट इस वैज्ञानिक हकीकत से कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। यहीं से लेखक अपनी कल्पना की उड़ान भरता है। अच्छा। कहानी में ये ग्रह ठंडा तो है, लेकिन अंधेरा नहीं है। इसकी सतह से एक हल्की भूतिया चमक निकलती है। और वहाँ सिर्फ चमक नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, कहानी बताती है कि जमीन से अजीब सी संरचनाएं निकली हुई हैं। बर्बाद मीनारें, टूटे हुए पुल, खोखले शहर। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऑब्सीडियन यानी एक काले ज्वालामुखी कांच से सब कुछ बनाया हो। और कहानी में उस काले पत्थर की एक खासियत भी बताई गई है ना? बिल्कुल, कि वो रोशनी को सोखता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से एक चमक निकलती है। ये तो भौतिकी के नियमों के बिल्कुल खिलाफ लगता है। हाँ, ये विज्ञान को ताक पर रखने का एक क्लासिक तरीका है ताकि एक रहस्यमयी माहौल बनाया जा सके। सही बात है। कहानी के हिसाब से ऐसा लगता है मानो हर इमारत एक जमी हुई गूंज के साथ कांप रही हो। एक जमी हुई गूंज के साथ? ये किसी मृत ग्रह जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जैसा लगता है जहाँ समय और यादें जम गई हैं। ये तो बहुत ही मजबूत विजुअल इमेज है। और इसी जमी हुई दुनिया में वो भूतिया रोशनियां भटकती हैं जिनका जिक्र कहानी के शुरू में है। हाँ। कहानी उन्हें हल्के पीले रंग के गोलों के रूप में बताती है जो बर्बाद शहरों में बिना किसी मकसद के तैरते रहते हैं। तो ये कोई नॉर्दर्न लाइट्स जैसी प्राकृतिक घटना नहीं है। नहीं, यहीं पर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। इन रोशनियों का व्यवहार किसी भी ज्ञात भौतिकी के नियम से मेल नहीं खाता। अच्छा, कैसे? लेखक 3 मुख्य बातें बताता है। पहली, कि ये एक इरादे से चलती है। इरादे से? हाँ, इनकी गति रैंडम नहीं है, बल्कि एक पैटर्न में है, जैसे वो किसी अनदेखी याद का पीछा कर रही हो। एक मिनट, लेकिन क्या ये सिर्फ हमारा इंसानी दिमाग नहीं हो सकता जो हर चीज में पैटर्न ढूंढता है? जैसे हम बादलों में चेहरे देख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हो सकता है ये कोई बहुत जटिल प्राकृतिक घटना हो और कहानी का किरदार उसमें इरादा देख रहा हो। वैज्ञानिक नजरिए से तो यही पहली और सबसे तार्किक व्याख्या होगी, लेकिन कहानी हमें उस दिशा में नहीं ले जाती। अच्छा। लेखक दूसरी बात ये कहता है कि ये रोशनियां कंपन यानी वाइब्रेशन पर प्रतिक्रिया करती हैं। वाइब्रेशन पर? जरा सी भी हलचल होने पर ये गोले अपनी दिशा बदल लेते हैं, जैसे कि वे सुन रहे हों। ये एक जैविक प्रतिक्रिया जैसा है जो किसी निर्जीव रोशनी से उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, तो लेखक जानबूझकर उन्हें जिंदा दिखाना चाहता है। और तीसरी बात तो सबसे ज्यादा अजीब है। वे खंडरों के आसपास इकट्ठा होती हैं, खासकर सबसे ऊंची इमारतों के पास, और वहां ऐसे घूमती हैं जैसे कोई शोक सभा कर रही हो। ये सब पढ़कर तो यही लगता है कि ये सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि कुछ और है। हाँ, और कहानी इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाती है।
उसमें एक किरदार ये थ्योरी देता है कि ये रोशनियां चेतना के विद्युत चुंबकीय अवशेष हैं। चेतना के अवशेष? एक विलुप्त हो चुकी सभ्यता के बचे हुए भावनात्मक निशान, जो एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस गए हैं। वाह! वो जिंदा नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मरे भी नहीं है। ये आइडिया ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सभ्यता थी कौन, और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी भावनाएं आज तक उस ग्रह पर भटक रही हैं? कहानी हमें कुछ सुराग देती है। शहरों की बनावट एकदम सटीक समरूपता में है। परफेक्ट सिमेट्री। हाँ, गहरे तहखानों में ऊर्जा के स्रोत आज भी कमजोर रूप से धड़क रहे हैं, और वहाँ डेटा स्पाइज हैं जिनसे ऐसी होलोग्राफिक छवियां निकल रही हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। मतलब एक बहुत ही उन्नत सभ्यता की ओर इशारा है। बिल्कुल। लेकिन उनकी तकनीक किस पर आधारित थी? ये कोई साधारण बिजली या परमाणु ऊर्जा नहीं लगती। यही कहानी का सबसे अनोखा और अविश्वसनीय आइडिया सामने आता है। बताइए। लेखक के अनुसार इन लोगों ने एक याददाश्त पर आधारित ऊर्जा तकनीक विकसित की थी। याददाश्त पर आधारित ऊर्जा? उनकी शक्ति का स्रोत जीवित प्राणियों के भावनात्मक निशानों पर निर्भर करता था। एक मिनट, मतलब खुशी, दुख, प्यार जैसी भावनाओं को सीधे ऊर्जा में बदला जा सकता था? हाँ, जरा सोचिए, एक ऐसी तकनीक। ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी। खतरनाक क्यों? मतलब अगर आपकी पूरी सभ्यता की ऊर्जा भावनाओं पर टिकी हो, तो क्या होगा जब भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं या कोई सामूहिक डर फैल जाए? और कहानी के मुताबिक ठीक यही हुआ। अच्छा। ये सिस्टम बहुत अस्थिर था। जब उस सभ्यता का पतन हुआ, कहानी में ये नहीं बताया गया कि कैसे, तो उनकी सामूहिक यादें और भावनाएं मिटी नहीं, वो लीक हो गईं। वे लीक हो गईं। वे उस ऊर्जा ग्रिड से निकलकर पूरे ग्रह पर फैल गईं। नतीजा ये हुआ कि ग्रह किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि अपनी ही यादों के सैलाब में डूबकर तबाह हो गया। तो जो रोशनियां हम देखते हैं, हाँ। से असल में वही लीक हुई यादें और भावनाएं हैं। बिल्कुल। डर, प्यार, गुस्सा, ये सब ऊर्जा के रूप में भटक रहे हैं। हाँ, कहानी में एक वैज्ञानिक किरदार इस घटना को इको फेनोमेनन या गूंज की घटना कहता है। गूंज की घटना? ये जो भटकती हुई रोशनियां हैं, वे चेतना के बचे हुए टुकड़े हैं। किसी मरते हुए प्राणी का आखिरी विचार, डर या प्यार का एक पन, या कोई भावना जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने खुद को वायुमंडल में जला लिया। सही। हजारों लाखों सालों में चेतना के ये छोटे छोटे टुकड़े जमा होते गए और मिलकर उन भूतिया रोशनियों के बादलों में बदल गए। ये कल्पना ही डरावनी है। मतलब ये ग्रह भूतों से नहीं, बल्कि अधूरे विचारों और भावनाओं से प्रेतवादित है। हाँ। ये चेतना की प्रकृति पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम चेतना को हमेशा एक जैविक शरीर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में चेतना ने अपने भौतिक रूप को खो दिया है, लेकिन एक ऊर्जा के रूप में मौजूद है। हाँ, और कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। क्या? जैसा कि हमने विज्ञान के पेपर में देखा, ज्यादातर आवारा ग्रह बिना किसी दिशा के अंतरिक्ष में भटकते हैं, लेकिन कहानी का फैंटम प्लैनेट एक अजीब रास्ते पर है। क्या मतलब? कहानी के अनुसार ये सदियों में धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है, लगभग ऐसे जैसे ये कुछ खोज रहा हो। खोज रहा हो? और इसके बारे में कहानी में 3 अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। पहला यह है कि ग्रह के भीतर बची हुई सामूहिक चेतना इसे एक तरह की सहज प्रवृत्ति देती है, जो इसे अंतरिक्ष में मार्गदर्शन करती है। जैसे कोई विशाल जीव जो अपनी यादों के सहारे रास्ता ढूंढ रहा हो। ये तो बहुत काव्यात्मक विचार है। दूसरा सिद्धांत थोड़ा ज्यादा वैज्ञानिक लगता है। वो ये है कि ग्रह उन तारों की ओर आकर्षित होता है जिनका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। अच्छा। क्यों? शायद ये उन तारों के विकिरण से ऊर्जा खींचता है ताकि अपनी चमकती हुई गूंज को बनाए रख सके। तो ये एक तरह का परजीवी व्यवहार है, जहां ये अपनी यादों को जिंदा रखने के लिए बाहरी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। लेकिन एक तीसरा सिद्धांत भी है जो कहानी को हॉरर की दिशा में ले जाता है। हाँ, और वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। वो क्या है? तीसरा सिद्धांत ये है कि ग्रह श्रोताओं की तलाश कर रहा है। श्रोताओं की? ऐसे दिमागों की तलाश में है जो उसकी गूंज को महसूस कर सकें, एक नई चेतना को सोखने के लिए, ताकि वो भी उस अनंत मेमोरी लूप का हिस्सा बन जाए। बाप रे, इसका मतलब ये ग्रह सिर्फ भटक नहीं रहा, ये शिकार कर रहा है। ये एक जाल है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है, किसी के फंसने का इंतजार कर रहा है। ये विचारी बहुत भयावह है। बिल्कुल। ये कहानी को एक दुखद कहानी से एक सक्रिय खतरे की चेतावनी में बदल देता है। सही कहा। ये सिर्फ एक बर्बाद दुनिया की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी चेतना की कहानी बन जाती है जो अकेली है और विस्तार करना चाहती है। और कहानी के आखिर में लिखा है कि जैसे जैसे ये ग्रह अंतरतार के अंधेरे में और गहरा जाता है, वो भूतिया रोशनियां और मजबूत हो रही हैं। खंडर और ज्यादा चमकने लगे हैं
और गूंज बढ़ती जा रही है। इससे कहानी एक और परेशान करने वाली संभावना की ओर इशारा करती है। क्या हो अगर वो सभ्यता पूरी तरह से खत्म ही न हुई हो? क्या हो अगर वे विकसित हो रहे हो? विकसित बिना शरीर के? हाँ, यही तो सवाल है। कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता है। क्या हो अगर उनके अस्तित्व का अंतिम चरण शारीरिक रूप से जीवित रहना नहीं था, बल्कि हर याद, हर भावना, हर चीख को एक अकेली विशाल ग्रहीय चेतना में मिला देना था? हाँ, हो सकता है कि ये उनका अगला कदम था, जिसे उन्होंने जानबूझकर चुना हो या फिर मजबूरी में ऐसा करना पड़ा हो। ये एक बहुत ही मजबूत आइडिया है और यहीं पर हमारा तीसरा स्रोत काम आता है, जो चेतना और डिजिटल अमरता पर एक छोटा सा दार्शनिक लेख है। हाँ, वो लेख यही सवाल पूछता है कि अगर हमारा सामूहिक डेटा, हमारे सारे सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल, डिजिटल यादें हमारे जाने के बाद भी मौजूद रहता है, तो क्या वो अपने आप में एक नई तरह की चेतना नहीं बन जाता? तो ये साइंस फिक्शन कहानी उसी दार्शनिक सवाल को लेती है और उसे एक पूरे ग्रह के पैमाने पर एक डरावनी हकीकत में बदल देती है। सही। ये आवारा दुनिया अब शायद एक ग्रह है ही नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय कब्र है जहां मरे हुओं के सपने लगातार चलते रहते हैं। एक ऐसी चेतना जो खुद को पोषित कर रही है और उसमें शामिल होने के लिए नए दिमागों की तलाश कर रही है। ये अस्तित्व की एक बिल्कुल नई और डरावनी परिभाषा पेश करता है, जहां व्यक्ति का अंत हो जाता है और सामूहिक चेतना ही एकमात्र सच बनकर रह जाती है। ये ग्रह अब चट्टान और धातु का गोला नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं का एक जीवित महासागर है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? फैंटम प्लैनेट की कहानी हमें एक बिना सूरज की दुनिया, बिना शरीर की एक सभ्यता और बिना किसी रूप की एक चेतना की तस्वीर दिखाती है। ये विचारों का एक तैरता हुआ कब्रिस्तान है जो उन लोगों की आखिरी रोशनी को संजोए हुए है जिन्होंने मिट जाने से इनकार कर दिया। इन स्रोतों का सार यही है कि विज्ञान हमें बताता है कि अंतरिक्ष ठंडा और खाली है, लेकिन कल्पना उस खालीपन को हमारे सबसे बड़े सवालों और डरों से भर देती है। सही। कहानी ये दिखाती है कि जरूरी नहीं कि हर ग्रह जिंदा हो और हर मृत दुनिया पूरी तरह से खामोश भी नहीं होती। बिल्कुल। ये चेतना के उस अंतिम चरण की एक भयावह तस्वीर पेश करता है, जहां अस्तित्व का मतलब शारीरिक रूप से जीवित रहना नहीं, बल्कि हर याद, हर भावना और हर चीख का एक अकेली विशाल चेतना में विलीन हो जाना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। कहानी में वर्णित ये विचार कि एक सभ्यता अपनी ही यादों में भस्म हो गई, एक अंतिम सवाल खड़ा करता है जो सीधे तौर पर हमसे जुड़ता है। बिल्कुल। विचार करने योग्य बात यह है, क्या होगा जब किसी सभ्यता का डिजिटल और भावनात्मक पदचिन्ह, मतलब फुटप्रिंट, इतना विशाल हो जाए कि वो अपने निर्माताओं से भी ज्यादा समय तक जीवित रहें? क्या हमारी अपनी दुनिया की यादें, हमारा डेटा और हमारी भावनाएं, क्या वो एक दिन अपनी खुद की गूंज पैदा कर सकती हैं, जो हमारे जाने के बहुत बाद तक भटकती रहेंगी?